प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था कि अपना होमवर्क जो कि सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपके पास सेंड कर रहे हैं, आप अपने पेयर नोटबुक में अच्छी तरह से करके सभी सब्जेक्ट टीचर्स के पास उसको अवश्य भेजें। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों, अपने उज्जवल भविष्य की ओर अपना ध्यान रखें। यदि आप अच्छी तरह से कार्य करेंगे, टीचर्स के द्वारा बताए गए मार्ग पर आप चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चाहे टीचर उनको कितना भी समझा ले, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, इससे आपका जीवन अंधकार में होगा और आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपने जीवन में सफल होना है तो अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने बड़ों का आदर कीजिए, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलिए। निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से जो अपना होमवर्क सही समय पर नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम करे। कम से कम 5 घंटे का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस +2 बोर्ड की क्लास के अंदर सफल हो पाएंगे और अच्छा परिणाम दे पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, ये वो समय है, ये वो क्लास है जिस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। इसलिए आज से, अभी से आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, ताकि आप जीवन में सफल हो सके। थैंक यू। आपको जैसे कि पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसके कल क्वेश्चंस 2 मार्क्स के मैंने आपको समझाए थे। उसमें आपको बताया था कि 1980 का जो दशक है उसमें भारत के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। उसके बाद आर्थिक सुधारों का दौर चला, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और बाद के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड कर रही है, वो सत्ता में आई। उसके बाद फिर दोबारा से 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। गठबंधन की राजनीति का दौर चला। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई और उन्होंने बहुत से आर्थिक विकास के कार्य किए और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ और उसकी नीतियां किस तरह की थी, गुड गवर्नेंस क्या है। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो अयोध्या या बाबरी मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और अभी जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो है भारतीय जनता पार्टी का उदय किस तरह से हुआ, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बनी। आप इस पर ध्यान देंगे तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपने लिखनी है। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ जनता पार्टी इन द 7th लोकसभा इलेक्शन, 7वें लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी की हार होने के बाद द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड इन 1980 के अंदर केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने ये निर्णय लिया, डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड देयर मेंबर इन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। 1980 के अंदर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये निर्णय लिया, कौन किसकी बात हो रही है, जनता पार्टी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड था, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। ड्यू टू दिस, इस कारण से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड नानाजी देशमुख
आस्क टू कॉल जनता पार्टी नेशनल सेशन। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख ने जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन बुलाने के लिए आयोजन किया, एक नेशनल सेशन राष्ट्रीय सत्र बुलाने का निर्णय लिया। एंड इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय द पार्टी चेयरमैन चंद्रशेखर। लेकिन उस समय पार्टी के जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर थे, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। एज ए रिजल्ट इन अप्रैल 1980 के अंदर इस कारण से फ्यू सपोर्टर्स ऑफ आरएसएस केम टुगेदर। आरएसएस के कुछ जो सपोर्टर्स थे वो इकट्ठे हुए एंड टू फॉर्म ए न्यू पार्टी नोन एज भारतीय जनता पार्टी। और उसमें से देखिए फ्यू सपोर्टर्स ऑफ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ सदस्य उन्होंने वो इकट्ठे हुए एंड टू फॉर्म ए न्यू पार्टी, और उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी का निर्माण किया? भारतीय जनता पार्टी। एंड मेड अटल बिहारी वाजपेयी देयर लीडर, और उस अटल बिहारी वाजपेयी को उस पार्टी का नेता बनाया गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। फिर दोबारा से आप समझ लीजिए सॉरी 7वें लोकसभा इलेक्शन के अंदर जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हुई, और जनता पार्टी के हार होने के कारण जनता पार्टी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड था 1980 में उन्होंने निर्णय लिया कि आरएसएस की गतिविधियों में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके कारण से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाने की कोशिश की। लेकिन उस सम्मेलन को सत्र को डिसअप्रूव किसने कर दिया? वो जो जनता पार्टी के चेयरमैन थे चंद्रशेखर, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। इस कारण से एज ए रिजल्ट इन अप्रैल 1980 फ्यू सपोर्टर्स ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ जो समर्थक थे केम टुगेदर, वो इकट्ठे हुए एंड टू फॉर्म ए न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी बनाई जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। एंड मेड अटल बिहारी वाजपेयी देयर लीडर, और अटल बिहारी वाजपेयी को उसका लीडर बनाया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे, अकॉर्डिंग टू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखिए कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए जितनी भी जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको लीड कर रही थी बीजेपी। ये इस कारण से बनाया गया था ताकि कांग्रेस पार्टी को हराया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक गठबंधन बनाया जिसको यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है, तो जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी। तो एनडीए के अकॉर्डिंग एक गुड गवर्नेंस क्या होता है, एक सुशासनीय प्रशासन, अच्छा प्रशासन क्या होता है? तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? जो लोगों की आशाओं का ध्यान रखे, जो समाज के जो बहुत ही आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग है, कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला सशक्तिकरण, किसानों का, युवाओं का, उनकी आशाओं का ध्यान रखे और एक अच्छा कार्य करे, और प्रौद्योगिक और सभी युवाओं को, सभी लोगों को, युवाओं को अवसर की समानता प्रदान करे, किसानों का ध्यान रखे, उनके इंटरेस्ट में काम करे। ऐसा प्रशासन क्या कहलाता है? गुड गवर्नेंस कहलाता है। एनडीए के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस वो है। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस व्हाट इज गुड गवर्नेंस। तो इसमें देखेंगे गुड गवर्नेंस इज प्रमोट एंड सस्टेन होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट। गुड गवर्नेंस वो होता है का सुशासन वो होता है जिसके अंदर सतत, समग्र और एकीकृत मानव का विकास किया जाए, लगातार सतत होना चाहिए और सभी का होना चाहिए, और पूरी की पूरी जो मानव जाति है देश के अंदर उन सभी का विकास होना चाहिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो द सेंटर फोकस इज टू सी हाउ द गवर्नमेंट एनेबल, स्पेसिफाई एंड ऑथराइज इट्स पीपल। देखो उनका जो सेंटर फोकस, जो मुख्य उनका केंद्र होना चाहिए कि किस तरह से लोगों की आशाओं को पूरा किया जा सके, एंड रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस, और किसी तरह का कोई अंतर न हो लोगों के बीच में, कास्ट, क्रीड, क्लास एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल ओरिजिन टू थिंक, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। गुड गवर्नेंस एनकरेजेस टू टेक सर्टेन डिसीजन। गुड गवर्नेंस वो होता है जो एक डिसीजन ले, किसके पक्ष में? अल्पसंख्यक लोग है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, किसान है, युवा है, उन सभी का ध्यान रखें। ऐसा डिसीजन है विच विल बी देयर बेस्ट इंटरेस्ट, उन लोगों का हित होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इन लोगों का हित होगा, ऐसा डिसीजन यदि कोई गवर्नमेंट लेती है तो वो गुड गवर्नेंस होता है। एंड विच विल बी एनेबल देम टू लिव क्लीन, डिसेंट, हैप्पी एंड ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस, और कैसी सरकार हो जो साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह से कोई भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे, इस तरह के गवर्नमेंट का अस्तित्व होना चाहिए। इस तरह का जो शासन होता है वो गुड गवर्नेंस कहलाता है। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे, जो क्वेश्चंस है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज क्या है, उसके बारे में आगे हम और बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द मंडल कमीशन एंड स्टेट एनी वन रिकमेंडेशन मेड बाय हिम और हर। तो आपको पहले ये बताना है कि मंडल कमीशन का जो चेयरपर्सन था, अध्यक्ष था, वो कौन था, मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, और उसने कौन सी सिफारिश की, क्या रिकमेंडेड, क्या सुझाव दिया उसने, कोई भी एक सुझाव बताइए जो मंडल कमीशन है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो मंडल कमीशन था वो अपॉइंट क्यों किया गया था। सबसे पहले इसके बारे में आप सुनेंगे कि मंडल कमीशन इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि देश के अंदर ऐसे लोगों की पहचान करने जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए थे, ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया था। अब उसी मंडल कमीशन ने सरकार को फिर कुछ सुझाव दिए थे कि किस तरह से उन लोगों का आर्थिक विकास, उनका हित किया जा सकता है। तो कुछ सिफारिशें मंडल कमीशन ने दी थी। तो उसी मंडल कमीशन के अध्यक्ष का नाम आपने बताना है और उन्होंने कौन सा सुझाव दिया था। तो बीपी, ये ध्यान रखिए, मंडल कमीशन उसका जो चेयरपर्सन था वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हम बीपी मंडल कहते हैं। बीपी की फुल फॉर्म है बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, वाज द चेयरपर्सन ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, मंडल जो आयोग था उसके अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि सेट अप इन 1978, 1978 के अंदर ये मंडल कमीशन बनाया गया था टू इन्वेस्टिगेट, क्या जांच करने के लिए, द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शन रिकमेंडेड वेज टू आइडेंटिफाई दिस क्लासेस। देखो क्या करने के लिए, इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि समाज के अंदर कुछ ऐसे सेक्शन जो वास्तव में शैक्षिक और सामाजिक तौर से जो पिछड़े हुए हैं उनकी पहचान करना और किस तरह से उनकी जो पिछड़ापन है उनको दूर किया जा सके, उसको रिकमेंड करना, उसको सुझाव देने के लिए। वन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय हिम, उनमें से मैं एक सिफारिश है, एक सुझाव आपको बता रहा हूं कि उसमें से कौन सा सुझाव था। तो ये जो सोशली जो बैकवर्ड या सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस इन लोगों के अंदर, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मंडल कमीशन ने एक सिफारिश की थी कि रिजर्वेशन ऑफ 27% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इन लोगों का अपलिफ्टमेंट करना है, उत्थान करना है, विकास करना है, उनको उनका शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन यदि दूर करना है तो शैक्षणिक संस्थाओं में और जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें उनको 27% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाए फॉर बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड क्लासेज है, पिछड़ा जो वर्ग है, उनको शैक्षणिक संस्थाओं में और सरकारी जो जॉब्स है उनके अंदर 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो ये बीपी मंडल थे जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने सिफारिश की थी। अगला जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, गिव ए सक्सेशन लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1990 टिल डेट इन इंडिया। 1990 तक आज तक जितने भी भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं उनका सूची मैं आपको बता रहा हूं कि 1990 के बाद कौन कौन से व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, सबसे पहले वीपी सिंह 1990 के अंदर 1989 में चुनाव हुए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, वीपी सिंह बने। उसके बाद चंद्रशेखर राव, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। आज तक मतलब टिल डेट तक आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री, सबसे पहले वीपी सिंह जो जनता पार्टी से थे,
चंद्रशेखर ये भी जनता पार्टी से थे, नरसिम्हा राव ये कांग्रेस से थे, अटल बिहारी वाजपेयी ये एनडीए बीजेपी से थे, एच.डी. देवगौड़ा जनता पार्टी से थे, आई.के. गुजराल भी जनता पार्टी से थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, बीजेपी उसको लीड कर रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, और 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे तो लगातार 2 कार्यकाल 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, उसमें फिर बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करना है। ये बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो वर्क आपके टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है उसको अवश्य लर्न करें, अपने फेयर नोटबुक में करें और सब्जेक्ट टीचर्स के पास उसको अवश्य सेंड करें। ऐसे मैं आशा करूंगा कि हर बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास उसको अवश्य सेंड करेगा। थैंक यू।